अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाई बैक ऑफ शेयर। बेसिकली बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनियां, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक समय ऐसा था जब रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर था वो 650, 700, 800 ऐसे ही चल रहा था, और लगभग 4-5 साल हो गए, और चलते चलते वो वहीं पे ही पड़ा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। जनवरी 2000 से लेके जनवरी 2000 के आसपास का जो शेयर का प्राइस था, 50 रुपए के आसपास चल रहा था, 55 रुपए के आसपास। 2000 जनवरी जनवरी से लेके 2000 से लेके 2005 तक इसका शेयर जो है 100, 125, 50, 60, 90 इसी के बीच में चल रहा था। बीच में फिर थोड़ा सा ऊपर गया, 650 आया, 650 से फिर से वो 200-250 पे चला गया। फिर उसके बाद 400 रुपए से लेके 2009 से 400 रुपए से लेके और यहाँ तक तो 400 से 600 की रेंज में ही चलता रहा। यानी ये टाइम क्या है, 2009 से लेके और 2016 तक, 7 साल, और 17 तक, इवन 17 में भी देखो 400 रुपए का ही रेट दिखा रहा है। तो लगभग 8 साल ये एक ही रेंज में चल रहा था। अब ये हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, और 8 साल तक बस एक ही रेंज में रेट चल रहा था। वॉरेन बफेट की तरह अगर 10 साल के लिए लेके सो भी जाते तो पता चलता जहाँ लिया था वहीं पे के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे अगर खरीदा होता 2007 में 500-600 रुपए में, तो 2017 में 10 साल के बाद जब उठते तब भी वहीं मिलता, 10 साल बाद भी। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि, और इस समय कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, और इस समय इस कंपनी के पास लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास कैश इकट्ठा हो गया था। प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन इसकी री रेटिंग नहीं हो रही थी, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्या रीजन है कि इतना 10 साल तक इसका शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा था? और 2007 का टाइम, ये पता है वो वाला टाइम है, 2007 का टाइम वो वाला टाइम है जब अंबानी इस दुनिया में बिल गेट्स को पीछे छोड़ के सबसे अमीर हो गए थे। ये आप लोग को नहीं पता होगा। उस समय बिल गेट्स को पीछे छोड़ के इंडिया से ये अंबानी जो है वो नंबर 1 अमीर हो गए थे। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स सबको पीछे छोड़ दिया था। 2007-8 की टाइम की बात है जब ये इसका शेयर पीक पे पहुंचा था अपनी। देखिए, कंपनी में प्रॉफिट आ रहा था, कंपनी में कैश रिच कंपनी थी, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग थी, 70-80 हज़ार करोड़ का कैश इकट्ठा हो गया था। और इन्वेस्टर को लेकिन ये लग रहा था कि कंपनी का कोई विजन नहीं है, ये तेल निकाल रहे हैं या तेल बेच रहे हैं। और उसमें भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सरकारी वाली हैं, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बीच बीच में कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ पंगा आ जाता था। जैसे रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश करके पूरे यूपी में लॉन्च किया था, बट शायद मायावती जी के साथ कुछ पंगा हो गया, पूरे रिलायंस फ्रेश सब बंद हो गए, सब बंद कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं चलने दिया। इन्होंने मतलब उस समय रिटेल बिजनेस बहुत अच्छे से लॉन्च कर दिया था। अगर वो रिलायंस फ्रेश ये सब चल रहे होते तो रिटेल इंडिया में आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा क्रांति कर चुका होता। अभी तो पिछड़ गया। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ई कॉमर्स आ गया है, तो अब रिटेल उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपने स्मार्ट पॉइंट्स खोल दिए हैं, मोहल्ले मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका एक आपने देखा होगा कि एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिलायंस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन अब रेवेन्यू में रिलायंस रिटेल से भी हो रहा है, रिटेल बिजनेस से हो रहा है। रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ऐसे करके मतलब मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इनका रिटेल बिजनेस से आ रहा है। तो अगर आज से 10 साल पहले ये बहुत अच्छे से जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उस समय अगर वो बिजनेस चल जाता तो बहुत करता। तो फिर उसके बाद अंबानी को लगा कि दिक्कत हो रही है, तो ये नया बिजनेस अपना नहीं कोई भी सेटअप कर पा रहे थे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी कर क्या रही है इतना कैश लेके, क्योंकि उस समय 1 लाख करोड़ रुपए बहुत होता था। तो लोगों को, इन्वेस्टर को लगता था कि कंपनी का कोई विजन नहीं है, ये पैसे लेके बैठे हैं। और उस समय रिलायंस इंडस्ट्री की जो ट्रेजरी इनकम थी वो हिंदुस्तान के टॉप बैंक से भी ज़्यादा थी। मतलब टॉप बैंक ब्याज दे के जो पैसे कमाते, बैंकिंग क्या अर्निंग होती है, लोगों को लोन देते हैं, लोन से पैसा कमाते हैं, ये उनका अर्निंग का सोर्स होता है। उससे ज़्यादा अर्निंग रिलायंस की हो रही थी इससे, ब्याज से। तो लोगों को लग रहा था यार ये बैंकों से ज़्यादा, टॉप बैंक से ज़्यादा ब्याज से पैसा कमा रहे हैं, और उनकी अर्निंग में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसी का हो रहा था कि ब्याज दे दे के पैसा कमा रहे हैं, ये इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। तो कंपनी बिजनेस तो कर नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट का काम करने लगी क्या?
तो बैंक क्या करेंगे? तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने उनका जो नए प्रोजेक्ट जब आए नई कंपनियां लॉन्च करी, नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसके बाद से एकदम से धमाका हो गया। 2019 में कोविड के समय, इस समय भी इसका शेयर, मैं स्क्रीन पे बैठा था तब लगभग एक समय एक सा डिप मारा था, 800 रुपये पहुंच गया था इसका शेयर। ये मैं ये जिस समय ये रेट दिख रहा है, इस समय मैं कैन चैम्बर में ऑफिस में बैठ के स्क्रीन देख रहा था, लैपटॉप मेरे हाथ में था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडिंग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उसके बाद से मैंने कोविड के बाद से थोड़ा ट्रेडिंग करना, स्टॉक बाई करना शुरू किया। पहले बहुत करते थे, बीच में छोड़ दिया था, ट्रेडिंग शेयर्स खरीदना बंद कर दिया था, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे कि टाइम नहीं बर्बाद हो। तो उस समय मुझे ये रेट बहुत अट्रैक्टिव लगा, और जैसे उसी समय थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ गई कि रिलायंस के प्रमोटर्स ने अपने शेयर खुद ही खरीदने शुरू कर दिए। और अभी अभी ये एक और कंपनी में हुआ है, मैं कल उस कंपनी को स्टडी कर रहा था। उसके प्रमोटर उसके शेयर खरीद रहे हैं, और कंपनी इस समय अपने 52 वीक लो पे चल रही है, बट उसका बाकी सारी चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बाकी सारी चीज़ें बढ़ रही है। वो कंपनी का नाम है, कल मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे ये चीज़ नज़र आई, 1 मंथ का इसका परफॉर्मेंस -10%, 1 ईयर का परफॉर्मेंस -25%, 5 ईयर का परफॉर्मेंस +40% है, मैक्स परफॉर्मेंस 36 रुपये का शेयर था 2004 में, और हाईएस्ट का 800 का 584 पे मिल रहा है। यानी कि एक साल में 25% का करेक्शन आ चुका है इसमें। और देखते हैं इसके प्राइस टू बुक, देखो कितना अट्रैक्टिव है। लगभग जितना इसका शेयर का प्राइस चल रहा है उतनी इसकी बुक वैल्यू भी है, 300-400 रुपये। P15 का है, 71% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं इसको लेने के लिए। डिविडेंड देखो कितना अच्छा है, ये डिविडेंड नहीं दे रहा, सॉरी, सेक्टर डिविडेंड 3% का है, बट ये डिविडेंड नहीं दे रहा, ठीक है। और देखते हैं दूसरे पैरामीटर्स। रेवेन्यू का क्या क्या स्थिति है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 4000, 5000, 5100, ठीक है, लगातार ही प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रही है, इधर नहीं कम हुई है, 2023 में थोड़ा सा कम हुई है अर्निंग पर शेयर। प्रोमोटर होल्डिंग 32% है, म्यूचुअल फंड के पास 5% है, DIS के पास 10 है, फॉरेन के पास 40%, रिटेल के पास 10% है। बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर हाल फिलहाल में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने देखो थोड़ी सी बाइंग करी है, 35 से अपना स्टेक बढ़ा के 42-44 पे पहुंचाया है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग में भी बढ़त आई है, 28 से बढ़ के ये 32% पे पहुंच गई है, और ये हुआ है अभी कुछ महीनों में। और किसी को शेयर को मुझे लगता है कि बाई करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब प्रमोटर्स में स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानकारी होती है वो कौन होता है, उसका प्रमोटर ही होता है। उसको सबसे ज़्यादा पता है, अपने बच्चे के बारे में उसकी माँ सबसे ज़्यादा जानती है, क्या गड़बड़ी कर रहा है, क्या खुराफात है इसके अंदर, ठीक है। और पड़ोसी को तो लगता है कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, लेकिन हकीकत माँ को पता है, माँ बाप को बहुत अच्छे से पता है क्या है। तो ये प्रमोटर जो है वो कंपनी में अगर स्टेक बढ़ा रहे हैं, मैंने अभी रिलायंस का आपको एग्जांपल दिया कि वो सबसे सही समय होता है शेयर बाई करने का। मे भी गलत भी हो सकता है, क्योंकि कोई यूनिवर्स, देखो ये साइंस नहीं है इन्वेस्टमेंट, फिर से वही बात है कि ऐसा नहीं कि हर बार 1+1 2 ही होगा, 1+1 0 भी हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। तो लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी भी अच्छी दिखा रहा है, ग्रोथ थोड़ी धीमी है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग कोई नहीं है, वैल्यूएशन ये बोल रहा है हाई है, ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक कम है, कमज़ोर परफॉर्मेंस है। अब एक बार इसको टिकर पे भी चेक कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है 1.7% की, फाइनेंशियल अच्छा है,
ओनरशिप भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। पीआई इंडस्ट्री इसी के सेक्टर की कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा है, शेयर प्राइस भी ज़्यादा है, उसकी प्राइस टू बुक थोड़ी ज़्यादा है, पी इसका थोड़ा कम है, अर्निंग पर शेयर से काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन आरओई भी ज़्यादा है, उसका प्राइस टू सेल्स ज़्यादा है, पीवी बिटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ही है लगभग। ब्रेयस क्रॉप साइंसेज में काफ़ी ज़्यादा 38 है। इन सारी कंपनियों में सबसे अट्रैक्टिव कंपनी कौन सी लग रही है? अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो किस में करेंगे बताइए? इनमें सारी कंपनियों में से अगर इन्वेस्ट करना हो तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? ये सारे के सारे मतलब प्रोमोटर ड्रिवेन कंपनी है, तो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट के पास 70% नहीं होना चाहिए। अगर प्रमोटर 70% लेके बैठा है तो समझ लो उसको उसमें ट्रस्ट है, अपनी कंपनी पे भरोसा है, वो बेच नहीं रहा शेयर अपना। सेम विद विप्रो, विप्रो में भी 70% से ज़्यादा अजीत प्रेमजी के पास ही है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट प्रमोटर है और उसने शेयर ज़्यादा ले रखे हैं तो मतलब अपनी कंपनी में भरोसा कर रहा है। मुझे जो पैरामीटर सबसे सही लग रहे हैं वो बेयर्स क्रॉप साइंसेस के लग रहे हैं। देखो शारदा में क्या है, ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, रैलीज का भी स्मॉल कैप कंपनी है, बीएसएफ भी स्मॉल कैप में ही आएगी। ये 20 के ऊपर जब निकलेगा तो लगभग ये मिड कैप में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, वेल स्टेब्लिश कंपनी है, प्लस प्राइस टू बुक ओके ओके है, पी रेशियो सबसे अच्छा है इसका शारदा के बाद। ठीक है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। ठीक है, और दूसरी बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका सबसे ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी यूपीएल भी ठीक है, पीआई भी, पीआई तो अपना लीडर है, मार्केट लीडर है इस समय, सबसे बड़ी कंपनी है इसकी। ये है, बाकी सारी कंपनियां ठीक ही हैं इस सेक्टर की। अब एक बार बेयर्स क्रॉपसाइंसेस का थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसा क्या किया इसने। हाँ पी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? नेस्ले का तो 100 के ऊपर है, यूपी है उसका, एचयूएल का 100 है। जितनी भी अच्छी कंपनियां उनका तो बहुत हाई है, सारी अच्छी कंपनियों का पी। पी, हाँ देखो, पी कम का मतलब कि कंपनी सस्ती है, पी ज़्यादा का मतलब कंपनी बढ़िया है, मतलब कंपनी महंगी है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो अच्छी कंपनियां होंगी उनका पी ज़्यादा ही मिलेगा, जो अंडर परफॉर्म कर रही होंगी उन्हीं का पी कम होगा। अब जैसे यूपीएल का पी कम था क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रही है। देखो उसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 2.7% की है। ठीक है, एक बार यूपीएल का पीयर कंपेरिजन इसमें करते हैं, इसमें देखते हैं डिविडेंड यील्ड भी दी होती है, कुछ नए पैरामीटर मिलेंगे। आप देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बेयर क्रॉप साइंस ने एक साल में निगेटिव 10% का रिटर्न दिया है, ये पीयर कंपेरिजन है, इसमें इसमें डिविडेंड यील्ड भी इन्होंने डाली है, तो देखो डिविडेंड यील्ड भी इसकी बेयर क्रॉप साइंसेस की सबसे ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, ये 15-20 के ऊपर हो, अगर 15-20 हो आरओई तो बहुत अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, फाइनेंशियल 4 स्टार है, एफिशिएंसी 5 स्टार है, ओनरशिप 4 स्टार है, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बस इसका वैल्यूएशन। अब देखो सारी चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो ये तो कम होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, एफिशिएंसी भी अच्छी है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, तो उसका वैल्यूएशन तो महंगा होगा, वैल्यूएशन में स्टार कम होंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि बाकी सब चीज़ें अच्छी हो और वैल्यूएशन भी सस्ता मिल जाए, ये संभव नहीं है। प्रमोटर ने देखो 71% शेयर ले रखे हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। डीआईआई के पास 13 है, एफआईआई के पास 3 है, पब्लिक के पास 12 है। ठीक है, इसको वॉच किया जा सकता है शेयर को। वापस आते हैं पीडीएफ में, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिलायंस का बहुत लंबा समय एक ऐसा था जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है उस समय अंडर परफॉर्म करती हैं, तब कंपनी क्या करती है कि शेयर प्राइस को इनहेंस करने के लिए, या उनको लगता है कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है,
और उनके पास कैश बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो अपनी शेयर को वापस बाई बैक करती है। उससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं मार्केट में, ठीक है, लोगों के पास कमांड ज़्यादा आता है, शेयर होल्डिंग अपने आप इंक्रीज हो जाती है, शेयर होल्डिंग बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ जाते हैं शेयर। तो बाई बैक करने से शेयर का रेट भी थोड़ा जो है, जो गिर रहा होता है या कमज़ोर हो रहा होता है, तो उसको भी थोड़ी मजबूती मिलती है कि कंपनी वापस अपने शेयर को खरीदने जा रही है। इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, ठीक है। तो रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, ये जनरली बाई बैक करती रहती हैं शेयर्स को, और उससे भी इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, शेयर प्राइस बढ़ जाता है, और 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बाई बैक कर लेती है, मतलब अपनी कंपनी में अपना पैसा डाल देती हैं वापस। और ये तब करती है कंपनी जब उसके पास कोई नया विज़न नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, डिविडेंड भी दे दिया, सब कर दिया, अब क्या करें, तो या तो बोनस दे दो या तो शेयर बाई बैक करो, ठीक है। और बाई बैक का डिसीजन तब लिया जाता है जब कंपनी सही हो रही होती है, सब कुछ सही होता है, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है, तो उस समय बाई बैक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बोनस दे देंगे तो और शेयर प्राइस घट जाएगा, आधा हो जाएगा। A buyback can be seen as a method for company to invest in itself by buying shares from other investors in the market. Buybacks reduce the number of shares outstanding in the market. वो तो पता ही है, ऐसा हो गई। Buyback is done by the company with the purpose to improve the liquidity in its shares and enhance. अब ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया कि जब अगर बाईबैक करेगी और शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होंगे, तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। बाईबैक इज डन बाय द कंपनी विद द पर्पस टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी इन इट्स शेयर एंड एनहेंस द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ तो बढ़ती है, नो डाउट। अंडर द सेबी बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998, अ कंपनी इज परमिटेड टू बाईबैक इट्स शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कि पहले से लेके बैठे हुए हैं, और ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू देयर ऑफर डॉक्यूमेंट। उनको एक ऑफर देगी कि आपका इतने शेयर हम खरीदना चाहते हैं या इतने शेयर खरीदना चाहते हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो शेयर कंपनी ले लेगी, पेमेंट उनको कर देगी। ओपन मार्केट से भी कर सकती है, ठीक है, और शेयर होल्डर से भी खरीद सकती है। और जिनके पास ऑड लॉट्स पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे 3, 7, 30 थोड़े बहुत शेयर पड़े हुए हैं, उनके शेयर्स भी वो परचेज कर लेते हैं, जिनको हटाना होता है। तो ये हो गया आपका बाईबैक ऑफ द शेयर।